दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना ने ली 937 लोगों की जान, 30,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, जाने सभी राज्यों के हाल। जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के पास पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी से देश में अब तक के 937 लोगों की जान चली गई है और 29,974 लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,594 मामले और 51 लोगों की जान जिसकी गई है। और आपको बता दें महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बाद औरंगाबाद जिला कोरोना वायरस का केंद्र बनते जा रहा है और 24 घंटे के भीतर संक्रमितों की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। सोमवार को यहाँ कुल 53 मरीज थे, मंगलवार को यहाँ की संख्या 105 हो गई। और वहीं अहमदाबाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण की चपेट में स्वास्थ्य कर्मी भी आ रहे हैं। और मंगलवार को अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल के 3 डॉक्टर्स भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2043 हो गई है। 2000 से ज्यादा संक्रमितों वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश मंगलवार को 57 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से गौतम बुद्ध नगर में सामने आए 5 मामले भी शामिल हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 134 हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गौतम बुद्ध नगर, आगरा और लखनऊ प्रमुख हैं। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भारत के राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। तमिलनाडु में और 121 नए मामले सामने आए हैं। और अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी तेजी से नए मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 28 मामले सामने और संक्रमितों की संख्या 663 पर पहुंच गई है। और जम्मू कश्मीर में भी 19 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की जान भी चली गई। राज्य में संक्रमितों का संख्या 565 तक पहुंच गई है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 3 मई के बाद भी नहीं चलेंगी ट्रेनें। रेलवे ने अगस्त तक बंद की IRCTC से टिकट बुकिंग, जानिए ताजा अपडेट्स। जी हम बात करें कि लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे की सेवाएं बंद हैं। यात्री ट्रेनों की सर्विसेज पूरी तरह से ठप है। लॉकडाउन में यहाँ वहाँ फंसे लोग ट्रेन खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को ट्रेनें खुलने का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यानी 3 मई के बाद भी ट्रेनें नहीं चलाने का फैसला लिया जा सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट लॉकडाउन के बाद भी ट्रेन सर्विस शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ट्रेन सर्विस को शुरू करने से पहले रेलवे को कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल को पूरा करवाना चुनौतीपूर्ण है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया और नौसेना ने कर ली पूरी तैयारी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर अपना कहर बरपाया है। भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 29,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 900 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। विश्व के तमाम देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को विभिन्न विमानों से अपने देश लाया गया है, लेकिन अभी भी खाड़ी देशों में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इनको वापस लाने के लिए एयर इंडिया और नेवी को तैयार किया गया है। हालांकि खाड़ी देशों में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अभी इनको रोक दिया गया है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि हम लोग भारतीय नागरिकों को खाड़ी देशों से निकालने का प्लान बना रहे हैं। अभी हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उसी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। हमने एयर इंडिया और भारतीय नौसेना को भी कहा है कि वो अपनी विस्तृत योजना बनाएं। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत विपुल ने स्थानीय अखबार खलीज टाइम्स ने कहा है कि हम अभी भी इस मामले पर दिल्ली से आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि 3 तारीख से यात्रियों के लिए ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि कोरोना टेस्ट कराने से रोजे पर फर्क पड़ेगा या नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर दिया है जवाब। आपको बता दें कि रमजान के महीने में रोजेदारों के कोरोना टेस्ट को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि कोरोना टेस्ट के लिए नाक और गले का स्वैब सैंपल लेने में कोई हर्ज नहीं है। शंकाओं का समाधान करते हुए फतवे में कहा गया है कि जांच के दौरान स्टिक पर कोई केमिकल नहीं लगा होता है, इसलिए कोरोना का टेस्ट कराने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बीकानेर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता देंगे, यूपी में साधुओं की हत्या पर बोले हार्दिक पटेल, अब योगी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब यूपी में भी साधुओं की हत्या की घटना सामने आई है। यहां बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में 2 साधुओं को मंदिर परिसर में सोते वक्त धारदार हथियार से जान ले लिया गया और इस वारदात में गाँव के ही एक नशेड़ी युवक मुरारी को पुलिस ने पकड़ा है। साधुओं की जान जाने का हमला सुनकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इस घटना के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश में साधुओं की जान गई है। महाराष्ट्र की घटना पर 2-2 घंटे टीवी डिबेट करने वाले उत्तर प्रदेश की घटना पर चुप है। योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। भाजपा के अपशब्द हर गुनाह का राजनीतिकरण करते हैं। आपको बता दें, हार्दिक इसी तरह बतौर युवा कांग्रेस नेता आए रोज भाजपा सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तबलीगी जमात की तारीफ में ट्वीट किया था कि हार्दिक ने रविवार को लिखा था कि एक गलती पर तुरंत गाली देते हो लेकिन सराहनीय कार्य पर प्रशंसा जरूर करें। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के लोगों ने एक नेक काम किया है। हरियाणा में झज्जर हॉस्पिटल में 129 मरीज ठीक हो गए हैं। उनमें से कई अब दूसरे मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने को तैयार हैं। ये काबिले तारीफ है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि सूरत डायमंड कंपनी में जुटे हजारों मजदूरों की घर वापसी की मांग। कहा लॉकडाउन में भी काम करा रहे हैं। जी हम बात करें कि लॉकडाउन 2 के 14वें दिन गुजरात में सूरत स्थित डायमंड बुश में हजारों मजदूर एकत्रित हो गए और इन मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर हंगामा किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन में भी उनसे काम करवाया जा रहा है। उन्होंने खुद को अपने गांव कस्बों को वापस भेजने की मांग को लेकर ऑफिस पर भी पथराव किया। आज सुबह पुलिस इनके घर पहुंची और समझाने बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि कई मजदूरों को पगार नहीं मिल पा रही है। उन्हें खाने व रहने के इंतजाम करने में भी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन लोगों ने जो पथराव किया उसमें एक सिपाही घायल हो गया है। सूरत के पुलिस उपायुक्त आरपी बरौत बोले पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि डिंडोरी इलाके में एक स्थान पर लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पीसीआर वैन के पहुंचने पर कुछ लोग भड़क गए थे। उन लोगों ने उस वक्त वैन पर पत्थरबाजी की। बरौत ने कहा कि हमें जब पता चला कि इलाके में लोग जमा हो रहे हैं तो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमने वहां एक पीसीआर वैन भेजी। पुलिस ने जब लोगों से घर के भीतर रहने को कहा तो कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। घटना में एक पुलिसकर्मी को चोट आई है जिसके बाद उस इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। अब स्थिति नियंत्रण में है। और अब अगली खबर में आपको बता दें पीएम की वीडियो मीटिंग के बारे में। मिजोरम के सीएम बोले मुझे हिंदी का एक शब्द भी समझ नहीं आया। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और इस मीटिंग में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने 3 मई खत्म हो रहे लॉकडाउन को लेकर अपनी राय दी। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री इस दौरान नाराज नजर आए। उनमें एक है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हिंदी समझने में उनको हुई परेशानी। कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इस दौरान सभी मुख्यमंत्री को बोलने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया था। इस बैठक में अधिकतर मुख्यमंत्रियों की प्रमुख समस्या संकट के समय में राज्यों को कम वित्तीय सहायता मिलने की थी, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई। लेकिन मिजोरम के मुख्यमंत्री को इस दौरान एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। जब मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा पीएम के साथ हुई मीटिंग के बाद बाहर निकले तो वे थोड़े परेशान नजर आए। जब पत्रकारों ने सीएम जोरामथंगा से पीएम मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई बातचीत को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया क्योंकि वे सभी मीटिंग में हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे हिंदी का एक शब्द भी समझ में नहीं आया। पीएम से चर्चा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, मिजोरम से सीएम जोरामथंगा, पुडुचेरी से नारायणसामी, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बिहार सीएम नीतीश कुमार, गुजरात सीएम विजय रूपाणी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की जगह स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, कोरोना के चलते फल फूल व सब्जी पैदा करने वाले किसान परेशान, सरकार को देना होगा ध्यान। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन 2 का पीरियड चल रहा है। मानव सभ्यता पर आए खतरे को समाप्त करने के लिए सभी लोगों की हालत ये है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ना तो पटरी पर ठीक ढंग से चल रही है और ना ही कोई काम धंधा व्यापार चल रहा है। कोरोना काल के हालात देखकर ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी बंद कमरे में रहकर एकदम थमसी गई है। देश के सभी वर्ग के लोगों को जीवन बचाने के संघर्ष में जबरदस्त आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। इस भयंकर संकट के चक्रव्यूह में देश का किसान भी बुरी तरह फंस गया है। हालांकि हर व्यक्ति जानता है कि जान है तो ही जहान है। लॉकडाउन के चलते वैसे हर किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब हमारे देश के किसानों को दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम विशेषकर फल फूल और सब्जियां उगाने वाले किसानों की स्थिति के बारे में जानते हैं। इन किसानों को उपज की मांग बेहद कम होने के चलते लॉकडाउन में काफी जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं रही सही कसर लॉकडाउन में शासन प्रशासन व पुलिस की सख्ती के चलते साधनों के न मिलने के कारण अधिकांश राज्यों के किसान फल फूल व सब्जियों को अपने पास की मंडियों तक में भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की तैयार फसल खेतों में खड़े खड़े बर्बाद हो रही है और वक्त का मारा बेचारा किसान गुमसुम लाचार व मजबूर होकर अपनी बर्बादी को खेत में बैठकर देख रहा है। उसकी पथराई आंखों को उम्मीद कि कोई दूर दूर तक किरण नजर नहीं आ रही है। उसको इस बर्बादी के चक्रव्यूह से बाहर निकालने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। आजकल वह बेहद परेशान है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि सोने की कीमतों में आई अच्छी खासी गिरावट, चांदी भी लुढ़की। जानिए क्या है भाव। जी हम बात करेंगे वायदा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि MCX एक्सचेंज पर 0.51% या 236 रुपए की गिरावट के साथ 45,955 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था सोना। वहीं मंगलवार शाम 5 अगस्त 2020 के सोने के वायदे कीमत MCX पर 0.48% या 223 रुपए की गिरावट के साथ 46,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही है। देशव्यापी लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ने के कारण मंगलवार को भी देश में सोने चांदी के हाजिर बाजार बंद रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।